स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस से वृहद पौधारोपण और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान में प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों सहित पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों के संबंध में इस अभियान से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता और पौधारोपण अभियान आगामी 5 जून से जुलाई माह के अंत तक चलाया जाएगा। और मतदाता जागरूकता अभियान अब पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य आज रखा गया है। किस तरीके से जन जागरूकता अभियान चला जाए उसको लेकर भी मीटिंग रखी गई और लक्ष्य तैयार किया गया है। अल्मोड़ा पहुंचे सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कलेक्ट्रेट में एनएच के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने बैठक में बाईपास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा घाट बाईपास नगर की बढ़ती यातायात समस्या को स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जिसे लेकर सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बैठक में एनएच 109 के तहत भावाली, अल्मोड़ा, पांडुआखाल और गैरसीन आदि बद्री में कुल 5 बाईपास प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अल्मोड़ा क्वारब डेंजर जोन का ट्रीटमेंट का कार्य प्रगति पर है। कांग्रेस जो है इसको लेकर देखो, कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही नहीं है। वो क्या, उसको देखना चाहिए, कम से कम देख ले काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वो तो अच्छा है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी जी और स्वयं मैं रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और इसी के कारण से हमारे फटाफट पैसे भी सेंक्शन हो रहे। मैं अभी भी आपके सामने फाइनेंस भारत सरकार को बात कर रहा था, हमारे पुनीत जी हैं, उनको मैंने बोला कि इसको आप 2-4 अगर उसकी क्वारी भी है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम किसी नेक्स्ट प्लान पे अगर पैसा देते हैं तो बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं, मगर कोई भी इंक्वायरी नहीं देने के पीछे हमने यही कहा है कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कत होगी, तो इन समस्याओं के दृष्टिगत करते हुए इंक्वायरी आप बाद में करते रहिएगा, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब वो नहीं पूछेंगे, अब हम लोग फटाफट इसको सेंक्शन कर रहे हैं, जो हमारा अल्टरनेट रूट है। कांग्रेस जो है विरोध करेगी 22 को घेराव की। देखो, कांग्रेस का तो क्या हो गया, मुद्दे ही नहीं, वो देख रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि बीजेपी लाई हुआ आपदा, वो तो नेचुरल आपदा है। नेचुरल आपदा के लिए हम लोग पैसे सेंक्शन कर सकते हैं। आप देखिए 51 करोड़ एक दिया है, 17.5 करोड़ एक दिया है, 11 करोड़ एक दे रहे हैं, 8 करोड़ एक दिया है पीएमजीएसवाई बाईपास में। तो ये तो सोचने की बात है। तो निराधार है उनका काम ही नहीं, मुद्दे नहीं है। जैसे देखिए कुछ टनलों की भी बात आ रही है हल्द्वानी से लेकर। नहीं, वो मैं अभी टेंटेटिव डीपीआर के लिए प्रयास कर रहा हूँ काफी टाइम से कि क्या हम। भाजपा नेता और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि क्वारब में डेंजर जोन के सुधारीकरण का कार्य करोड़ों रुपए की स्वीकृति के बाद प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस आगामी 22 मई को इस मुद्दे पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का कार्यक्रम बना रही है, जो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि क्वारब की विकट समस्या को देखते हुए केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने स्वयं पूर्व में अनेक बार क्वारब का स्थलीय निरीक्षण किया, भूगर्भीय टीमों को लेकर स्थलीय निरीक्षण कराया ताकि इस डेंजर जोन का स्थायी समाधान निकाला जा सके। सरकार का बचाव वाला मामला नहीं है। आपदा भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारी सरकार द्वारा लाई गई नहीं है। आपदा आई, उसका उपाय कैसे हो उसे खोजा गया। पहले वैज्ञानिकों का द्वारा पूरी तरीके से उस सॉइल को टेस्ट करने के साथ साथ सब चीज़ें देखी गई, परीक्षण किया गया, किस तरीके से उसके रास्ते निकाले गए। और मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, अगर मोटा मोटा, मैंने कल भी मैं उस बैठक में भी उपस्थित था और उसके बाद मैं स्पॉट में भी गया, मैंने वहाँ पूरा निरीक्षण किया। 17 करोड़ रुपए सड़क के निचले भाग के लिए स्वीकृत हो गए, 51 करोड़ रुपये सड़क के ऊपरी भाग के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके अलावा वैकल्पिक हनुमान मंदिर से क्वारब के बैंड की ओर एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण की पूरी डीपीआर तैयार हो गई है।
चौमू हमारा ये चौंसली दोबा मार्ग के लिए 9 करोड़ रुपए पीएमजीएसवाई से रिलीज हो गया है। लगातार कार्य हो रहा है। मैंने अपने फेसबुक पेज से भी डाला है कि वहां कार्य प्रारंभ हो गया है। ऊपरी भाग का, क्योंकि प्रक्रियाएं हैं, शासकीय प्रक्रियाएं हैं, टेंडर होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब मंत्री जी के पास कोई छड़ी है, उन्होंने छड़ी घुमाई और हो गया। लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो उसमें राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या सम्मानित जनप्रतिनिधि जो आज कह रहे हैं मैं धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, उन्होंने, आप ही का सौभाग्य की बात है कि आपके पास सड़क परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, आपने क्या कभी उनको कोई ज्ञापन दिया, कोई पत्र दिया, क्या मुलाकात की, कभी एक बार भी कहा कि साहब ये हमारे सड़क की ये स्थिति है, क्या हो रहा है इसमें? अगर आपने कोई पत्र दिखाया है तो उसको सार्वजनिक करिए। कोई ज्ञापन दिया है, कभी गडकरी जी के पास गए, कभी अजय टम्टा जी के पास गए, जिलाधिकारी जी के पास जाके आप क्या कर लेंगे? क्या 100 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि जो स्वीकृत की है अजय टम्टा जी ने, क्या वो जादुई की छड़ी से जिलाधिकारी जी स्वीकृत कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन राजनीति करने वाले लोगों से। निश्चित तौर पर समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की ओर हम आगे बढ़े हैं और उन समस्याओं का स्थायी समाधान को खोजा गया है। और उस स्थायी समाधान में अब हमने कैंची की बात भी की है, अलग अलग बाईपास का निर्माण भी किया जा रहा है और क्वारब मार्ग का स्थायी समाधान यथा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री और जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वार्षिक जिला योजना की बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक जिला योजना में 74 करोड़ 28 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव शामिल करने पर जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने जनपद में गरीब और अनाथ बच्चों को छात्रावास देने की बात कही। उन्होंने खेल विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को लेकर खेल कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए। की जो वार्षिक जिला योजना होती है उसको आज हमने पास किया है। 74 करोड़ 28 लाख रुपए का परिव्यय आज पास किया गया और मैं जिला प्रशासन को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से योजनाएं मांगी हैं और आज हमने परिव्यय पास किया है। हमने ये भी कहा है कि जिन जिन जनप्रतिनिधियों की अभी योजनाएँ छूटी हैं वो 15 दिन में ले लें और इस साल हम कुछ 10-12 अच्छे काम करने जा रहे हैं इस चमोली जनपद में। और पिछले बार भी बहुत अच्छे काम चमोली जनपद में हुए हैं और हमें चाहते हैं कि हमारा जो सीमांत जनपद है यहाँ पे विकास की रफ्तार बहुत तेज़ी से हो। पैसे की कोई कमी भी होगी तो और पैसा भी दिया जाएगा। हमारी सरकार। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर 4 धाम यात्रा की तारीफ करते हुए श्रद्धालुओं से ज्यादा संख्या में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ पूरी तरह सुरक्षित है और व्यवस्थाएं बेहतर है। रावत के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरीश रावत ने एक जिम्मेदार नागरिक और वरिष्ठ नेता की भूमिका निभाई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी रावत की तारीफ करते हुए कहा कि जब व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो विपक्ष भी सराहना करता है। कल करण माहरा भी तारीफ करेंगे। कांग्रेस का आंतरिक विषय है। हरीश रावत जी चीज़ों को समझते हैं, मुख्यमंत्री रहे, व्यवस्थाओं को भी देखते हैं और जब व्यवस्था अच्छी होंगी तो आज हरीश रावत जी बोले, कल करण महाराज जी को भी तारीफ करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि यात्रा बढ़े, इसके लिए सब दलों को दलीय प्रतिस्पर्धा से हटकर पूरे भारत और विश्व के नागरिकों को उत्तराखंड आने का आह्वान करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। उस लिहाज से यदि देखें तो माननीय हरीश रावत जी केवल कांग्रेस के ही नहीं, इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जो छवि है, प्रदेश की जो 4 धाम यात्रा है, उसकी एक अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने जाए। ये दारोमदार भी उनके कंधों पर है। तो उन्होंने तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए 4 धाम यात्रा की प्रशंसा की है, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है देश और दुनिया में। दिग्गज नेता हैं और उस स्तर के नेता हैं जहां लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारा भी ये काम है कि हम अगर सरकार कहीं पर गलत कर रही है या कहीं पर व्यवस्थाओं में हमें कमियां नजर आ रही हैं तो हम आईना दिखाएं, हम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात सरकार से करें। इसमें हम कमियां नहीं निकाल रहे हैं 4 धाम यात्रा में, हम एक सहयोगात्मक और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और
प्रदेश भर में मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम से तापमान में हल्की गिरावट आई है। आज 18 मई से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 19 मई के बाद से फिर प्रदेश भर में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान नदी नालों और गदेरों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही जो यात्रा कर रहे हैं लोग जो है या जो घूमने आए हैं विजिटर्स हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई गाढ़ गदेरों के आसपास जो है वो ना रहें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस पे एकदम तेज़ बारिश गिर रही हो और उसी वजह से जल स्तर उसमें बढ़ सकता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करना है कि ऐसी जगहों में खड़े ना हो कि जहाँ पे कि जल स्तर बढ़ सकता है या नदी नालों से वो दूर रहें। तो मैं समझता फिर और कोई दिक्कत उसमें आवागमन में नहीं है। तो यही प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। आज भी इसी तरह की एक्टिविटी, कल भी आप देखेंगे तो कल भी एक्टिविटी करीब करीब ऐसी है। हालांकि इंटेंसिटी वाइज देखूंगा तो थोड़ा कल जो है वो कम रहेगी, फिर भी हल्की एक्टिविटी स्कैटर्ड जो है कुछ जगहों तक की वो कल भी मिलेगी। तो इस तरह से 18 में हालांकि थोड़ा मौसम साफ हो जाएगा। अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उसमें छुटपुट या कुमाऊं रीजन की जो हिल्स है, लाइट एक्टिविटी की संभावना एका दुक्का है, तो कोई विशेष नहीं है। 19-20 में जब आप जाते हैं तो फिर से जो एक्टिविटी थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो 19-20 तारीख में आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों तक में फिर से हल्की से मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलेगी जो है। तो इस तरह का है कि आप ये कह सकते हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मई में जो मिलती हैं। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी प्रमुख अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से सभी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है और अभी चारधाम यात्रा जारी है। इसको देखते हुए भी पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रमुख अभियंता ने बताया कि यदि लैंडस्लाइड रास्ता बंद होने जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए हमने 250 जेसीबी पोकलीन मशीनों को लगाया है। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया है जहां पर लैंडस्लाइड होने की ज्यादा संभावना होती है, तो वहां पर पहले से ही मशीनों को तैनात किया गया है। देखिए, हमने अपनी सारी तैयारी कर रखी है और अभी भी जो हमारी कार्य योजना बनी है, प्रत्येक पूरे में चारधाम यात्रा को लेके नहीं, पूरे जो आने वाले मानसून जो हमारे पूरे प्रदेश में आने वाला है, उसकी जो तैयारियां हैं उसमें हमने पूरे अपने जितने हमारे मार्ग जो हमारे ब्लॉक होते हैं वर्षा ऋतु में, उसमें लगभग 250 मशीनें हमने जो हमारे अर्थ एक्सकेवेटर हैं, जेसीबी हैं, पोकलैन है, रोबोट है, उसका हमने अपना इंतजाम कर रखा है और ये संख्या 250 है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है तो उसमें हमको और भी मशीनें हायर करनी पड़ती हैं, तो हम स्थानीय उससे व्यवस्था कर लेते हैं और ये हमारी व्यवस्था है। हम पूरी उम्मीद करते हैं, जैसे गत वर्षों में भी हम करते आए हैं, कि जब भी हमारी यात्रा चलती है तो जो रेस्पॉन्स टाइम है हमारा, वो लास्ट ईयर हमने देखा गया, जो लास्ट ईयर का रेस्पॉन्स था उसमें भी इम्प्रूव करेंगे। सर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा इस समय श्रीनगर विशेष करके, देखिए ऐसे कई ऐसे लैंडस्लाइड थे जो हमारे मोर्थ के अंडर में है, नेशनल हाईवेज में, उसमें हमारे वर्क भी सैंक्शन हो गए हैं, वर्क भी चल रहे हैं और कई लैंडस्लाइड जोन ऐसे हैं जो हमने ट्रीट भी कर दिए हैं। बीआरओ में भी काम चल रहा है, बीआरओ ने भी करे हैं, एनएचआईडीसीएल ने भी करे हैं और जो एनएचपीडब्ल्यूडी देख रहा है वो मतलब उन्होंने भी काफी लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट ठीक कर दिए हैं और उसमें काम चल रहा है। लेकिन आपदा की स्थिति में हम लोग अपनी वहाँ पर हमेशा मशीन रखते हैं कि कोई भी अगर वहाँ रास्ता बंद होता है तो रास्ता बंद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में एचआईवी संक्रमण के 1622 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1619 मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अधिकतर केस युवाओं में हैं। नशे, असुरक्षित संबंध और एक ही सिरिंज का कई बार उपयोग इसकी प्रमुख वजह है। एचआईवी जांच और इलाज की सभी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं। सरकार और एनजीओ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समाज सेवी संस्था की सदस्य रेक्षा ने बताया कि उनकी संस्था भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और टेस्ट के लिए प्रेरित कर रही है। देखिए, जो हमारे यहाँ इस समय 1622 केसेस रजिस्टर्ड हैं एचआईवी पॉजिटिव के, जिसमें से 1619 का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। इसके लिए जो हम हैं पेशेंट्स की, हर पेशेंट्स की काउंसलिंग करवाते हैं।
मेल के लिए मेल काउंसलर हैं, फीमेल के लिए फीमेल काउंसलर हैं। उनको बताया जाता है कि भाई कैसे लाइफ जीनी है, कैसे आपको प्रोटेक्शन करना है। उसमें बताया जाता है कि अगर आप पार्टनर हैं तो आपको उसका सेक्सुअल स्टेटस पता होना चाहिए, HIV है या नहीं है। अगर अननोन के साथ सेक्स कर रहे हैं तो उसमें कंडोम का यूज़ किया जाए, सिरिंज शेयर ना की जाए। डिस्पोजल सिरिंज है, एक बार यूज़ करें, दोबारा यूज़ ना करें। ब्लड जो है ऐसी जगह से लिया जाए चढ़ाने के लिए जो टेस्टेड हो, HIV टेस्टेड ब्लड चढ़ाया जाए। सर्जिकल ऑपरेशन ऐसी जगह कराया जाए, अच्छी जगह कराया जाए जहाँ आपके इंस्ट्रूमेंट सारे स्लाइस्ड हों। एक ही ब्लेड, शेविंग ब्लेड होता है, वो कई बार वो यूज़ ना करें। कई बार बच्चों में क्या होता है, पता नहीं चलता है कि कैसे इसको फैला। तो क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चों में कान बेचते हैं, ये नाक पे डालते हैं, तो सुनार क्या करता है कि एक ही से 10 को लाइन में बिठाया, एक ही से सब में छेद कर देता है। हालांकि अब वो भी डिस्पोजल आने लगे हैं, एक बार यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो हमारा जो अब क्या है कि युवा लोग जो हैं वो थोड़ा नशाखोरी ज़्यादा हो गई है, ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन में वो सीन शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये केसेस बढ़ गए हैं। और हमारे इसमें NGO स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें सहयोग दे रही हैं। हमारी गवर्नमेंट इसके प्रति काफ़ी सजग है कि इसका ड्रग एडिक्शन को रोका जाए। तो ड्रग एडिक्शन को रोका जाएगा तो इसमें HIV केसेस भी कम होंगे। और हमारे यहाँ दवाइयाँ सब हैं। कोई भी पेशेंट अगर हमारे यहाँ आता है, सस्पेक्टेड पेशेंट आता है अगर, तो उसकी हम सारी जांच कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, HIV टेस्ट कराते हैं, CD4 काउंट कराते हैं। इन सब के बेस पर हमें जो है उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का जहां रास्ता साफ हो गया है और 25 जुलाई 2019 से पहले तीसरे बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, राजभवन ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हार का डर सताने का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रवन का कहना है कि विपक्ष लगातार हार कर जनता को आईना दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे में उन्हें हार का डर सता रहा है, जबकि भाजपा जल्द ही चुनाव कराएगी और जीतेगी भी। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्षी जाने, लेकिन सरकार। उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में महिलाओं से जुड़े फैसले में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई। बतौर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश की अविवाहित, विकलांग, तलाकशुदा एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। वहीं योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड को लेने की जो लड़ाई लड़ी थी, उसके सारे सपनों को साकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही हो। चाहे अगर मैं पूर्ववर्ती बात करूं तो 30% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देकर उन्होंने सम्मान देने का काम किया, और अब एक बार फिर स्वरोजगार से जोड़कर हमारी मातृशक्ति को, चाहे हमारी मंगल दल हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे एकल महिलाएं हो, चाहे परित्यागता हो, चाहे तलाकशुदा हो, तमाम ये सारी जो महिलाएं हैं जो एकल रहती है, उन सबको मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और उसको लेकर के जो महिलाओं को 2 लाख से लेकर के और 25 लाख तक का जो ऋण देने की बात कही है, ताकि हमारी महिलाएं पुरुषों की भांति कंधे से कंधा मिलाकर के मजबूत और सशक्त बन सके, इसको लेकर के चाहे संगठन की ओर से और चाहे सरकार की ओर से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इस उत्तराखंड का जो सपना था, जो मातृशक्ति का सपना था, इस उत्तराखंड को लेने का, उसको पूरा करने के लिए संकल्प।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने राजनीतिक दलों के नेताओं को संयमित और मर्यादित आचरण का व्यवहार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी दल के नेता या व्यक्ति को अपना आचरण साफ रखना चाहिए। आपको बता दें कि भाजपा के मंत्री विजय शाह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मंत्री के इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक व राजनैतिक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी दल का हो, खुद पर संयम रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जनता उनके बयान आचरण पर नजर बनाए रखती है। देखिए, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण पद पर है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को आम जनता देखती है, उस पर नजर रहती है। इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूं कि प्रत्येक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर काम करने वाले व्यक्ति को। पौड़ी शहर के एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक से शहर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सेवा के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एजेंसी चौक से अपर बाजार धारा रोड होते हुए तिरंगा यात्रा बस अड्डे पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा हाथों में लेकर उतरे लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और क्षेत्रीय सांसद अनिल बनूली भी मौजूद रहे। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नागरिक, इसके बैनर तले हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर, जिला केंद्रों पर, इसके बाद विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब देगा उसके सम्मान समर्थन के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के नागरिकों को एक राष्ट्रवाद के भाव के साथ इकट्ठा करने के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके लिए एक आक्रोश का भाव के निमित्त है। तो मैं कह सकता हूँ कि तिरंगा यात्रा अब इस भाव के साथ जा रही है कि भारतवर्ष का जहाँ एक एक नागरिक इस यात्रा से जुड़ेगा, वहीं उत्तराखंड की वीर भूमि है, सैनिकों की भूमि है। यहाँ से भी हम प्रत्येक घर के हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा चाहते हैं और मंडल स्तर के जो कार्यक्रमों तक एक एक व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेगा, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं। एक तरफ तो भाजपा तिरंगा, बात तो किस भाव के क्या अर्थ होते बोलने को, उसको मैं कोई प्रतिक्रिया उसमें देने को, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चिंता कर रहा है, बातचीत होगी। पूरे देश में इस वक्त मैं देख रहा हूँ हर नगर में तिरंगा यात्रा हमें दिखाई दे रही है। अगर आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे, पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर के तिरंगा हाथ पे लेके, हमारी जो सेना है उसने जिस तरह से पराक्रम दिखाया है, उस सब के सम्मान में उनको आभार और धन्यवाद के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।